नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। स्वच्छ बनाते हैं और जहां भी इस प्रकार की परेशानियां आती हैं, जहां कम वहां हमके ध्येय वाक्य के साथ आप सब काम करते हैं। हमारी बहनें हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, सफाई अभियान को चलाने वाले हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं चूंकि सबसे पहले हमने आज और भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए थे, लेकिन आज के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने बीच में निरस्त किए। आप सबको पता है कि पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचूला क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें हमारे ही राज्य के 36 भाई बहन बच्चे उसमें दिवंगत हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आज ये श्रमदान विशेष रूप से मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो पारिवारिक जन हैं उन सभी को इस बहुत ही कष्ट, बहुत ही आघात उन सभी को पहुंचा है, उनको भगवान इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सभी हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके लिए भी हम सभी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन सभी को शीघ्र स्वस्थ करें, शीघ्र अपने वो घरों को जाएं, पुनः अपने काम पर लौटें। तो आज इस अवसर पर चूंकि नगर निगम में ये अभियान पिछले 25 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है। जैसा अभी उद्घोषक जी ने बताया कि 15,000 से ज्यादा जो स्ट्रीट लाइटें खराब थी उनको ठीक किया गया है, जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया है। बीच में काफी सारे लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे, वो यातायात को लेकर, सफाई को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। और आने वाले समय में ये जो हमारा देहरादून शहर है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो अभी आने वाली हैं, क्योंकि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो जितनी संख्या आज देहरादून में आती है वो संख्या इसके जस्ट डबल होनी है। और उस निमित्त हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, यातायात का भी ध्यान रखना होगा, बिजली व्यवस्थाएं, पेयजल व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, वो सब हमारे लिए चुनौती होंगी। तो इसमें हमारा जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है। और इसको लेकर जहां आज नगर निगम के अंतर्गत 90 जीवीपी चिन्हित किए गए हैं और पूर्व में इन स्थानों पर डस्टबिन थे, किंतु अब इन स्थानों को डस्टबिन फ्री कर दिया गया है। अभी यहां से जीवीवीवी पर QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली यहां पर स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी जीवीवीवी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर सीधे नगर निगम को प्रेषित कर सकते हैं और सीधे आपकी शिकायत वहां दिखने लगेगी, वो मॉनिटर होने लगेगी और जहां भी सफाई की जरूरत है वहां पर नगर निगम उसके अनुरूप वहां पर जिनको भेजना होगा या कार्रवाई करेगा। साथ ही जो स्ट्रीट लाइटों के लिए भी जो है यहाँ QR कोड अभी उसको भी प्रारंभ किया गया है। कहीं पर कोई पोल टूटा हुआ है, कहीं तार गिरा हुआ है या बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है, वहां भी उस पर भी शिकायत करने पर सीधे सीधे जो है ये होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी हम जो है GPS सिस्टम 1 महीने के अंदर लागू करेंगे कि वो गाड़ियां किन किन रास्तों पर जाती हैं, कहां कहां उनका एरिया तय किया गया है, उस पर एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। तो 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी होने से हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों पर शहरवासियों को, देहरादून वासियों को एक अच्छी सुविधा, जिसके कारण से ये जो हमारा संकल्प है कि देहरादून ग्रीन सिटी बने, ये क्लीन सिटी बने और देश के जो प्रमुख शहर है जो सफाई के मानकों में देश के चुनिंदा शहरों में आते हैं, हमारा संकल्प है, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमारा देहरादून शहर उन देश के प्रमुख शहरों में से आए
और एक बार नहीं बार बार आए। तो ये केवल सरकार के, नगर निगम के, जिला प्रशासन के मात्र कहने से या अभियान चलाने से नहीं होगा। इसमें जन जन को सहभाग करना होगा, हर एक व्यक्ति को इसमें अपना सहभाग देना होगा। इसके साथ साथ सीसीटीवी के माध्यम से भी कई स्थानों पर सार्वजनिक तौर पर कूड़ा नहीं डालने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है, जिससे कि शहर में गंदगी न फैले। साथ ही जो सुंदर दून, स्वच्छ दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए 21 स्थानों पर जहां पर अतिक्रमण था या कोई जमीन सरकारी खाली थी, उनको चिन्हित करके लोगों की सुविधा के लिए 21 जगह पर पार्किंग बनाने का भी ये निर्णय लिया है। पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से आवागमन से लेकर तमाम आसपास के रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको करने के लिए एक स्थान मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा मुक्त रहते हुए, क्योंकि कल से हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले ये राजघाट से जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था और उसके 10 वर्ष पूरे हो गए। उसके पीछे भी हेतु था कि पूरा देश हमारा स्वच्छता की ओर जाए और दुनिया के जितने देशों में भी आज प्रगति की है, उन्नति की है, उनकी गति बढ़ी है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या निवेश के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, या तमाम जो हमारे एक विकास के मानक होते हैं, उन विकास के मानकों में जो भी देश आगे बढ़े हैं उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रही है और उसको ध्येय मानकर आज पूरी दुनिया के अंदर भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले का भारत ऐसा भारत जो अपने विश्व के मंचों पर अपनी बात नहीं कर पाता था और आज परिदृश्य बदला है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान स्थापित किया है। और हमारे राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है हम सभी लोग जानते हैं। हमको सभी योजनाएं भारत सरकार की जो भी हम डिमांड करते हैं या जो भी हमको आवश्यकता होती है वो सब। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू महापर्व है। मिर्जापुर के बरिया घाट, नार घाट, पक्का घाट और फताहा घाट, चुनार घाट पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाओं ने सूर्योपासना की। आपको बता दें कि भोर से ही व्रती महिलाएं गंगा नदी में खड़ी होकर सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। छठ का ये अनुपम लोक पर्व महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। तो लोक आस्था का महापर्व पूजा पूरे भारत में मनाई जा रही। बता दें कि ये छठ की पूजा जो है बिहार के जो है कि बिहार से ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की शुरुआत हुई है। कई सैकड़ों साल से लोग बिहार के लोग जो रहने वाले हैं वो छठ मैया की पूजा करते चले आ रहे थे। अब धीरे धीरे जैसा वर्ष बीतता जा रहा है वैसे छठ मैया का जो है कि लोग प्रदेश भर में, जिले भर में माता का पूजा करने लगे हैं। और कहा जाता है कि जो छठ मैया का पूजा मन से करती है, जो महिलाएं घाट पर आती है, पूरे दिन जो उपवास रहती है, उनके लिए उनके परिवार में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। उनके घर में हमेशा शांति बनी होती है। बता दें कि यहाँ पे जिस मौजूद है मिर्जापुर के, जो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है, वहाँ के बरिया घाट पर यहाँ भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें 3 दिन से ही यहाँ पर पूजा की जा रही। महिलाओं की सैकड़ों महिलाएं हर दिन आती है माँ के गंगा के यहाँ पर जो है कि अपना जो आस्थाएं लेकर आती है, अपना पर्व का वो पूजा करती है। और पूजा करने के बाद यहाँ जाते हैं। आज तीसरा दिन है। बता दें कि आज तीसरा जो लास्ट
आखिरी दिन होता है। कल यानी शुक्रवार जो है, कल के सुबह जो जितने गांव-गांव से दूर दूर से लोग आएंगे इसी घाट पर दर्शन पूजन करने के लिए। लेकिन यहाँ बता दें कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आस्थाएं हर साल लगी रहती हैं और हर साल माँ छठी मैया की पूजा करने के लिए इसी भीड़ में, भारी भरकम भीड़ में आती है, हम माँ के दर्शन करती हैं, लोग पूजन पाठ करती हैं। सीधे हम बात करते हैं उन महिलाओं से जो कि आस्था और श्रद्धा लेके आई हुई है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम एकता जायसवाल है। जी, आप इसी मिर्जापुर जिले से हैं या जी, मेरी यहाँ शादी हुई है, ससुराल है हमारा। तो आज जो छठ मैया का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, क्या कहना चाहिए? अच्छा है, करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए जिससे हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि छठ माँ जिसको मैसेज देती हो, जिसको संदेश देती हो वही ये कर पाए। हर किसी के बस की बात। महिलाओं व्रत भी रहती हैं पूजन पाठ के लिए, क्या ऐसा आपके घर में या आप खुद व्रत में हैं? जी नहीं, मैं तो व्रत में नहीं हूँ। लेकिन छठ मैया के लिए और भी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? वो कहना चाहूंगी कि वो अपना आस्था बनाए रहे। वो कहते हैं कि दुनिया में देर है अंधेर नहीं है, तो वैसे ही छठ माता भी अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगी। ठीक है, अभी छोटी सी बच्ची है, देखिए इनकी भी कितनी आस्था है। कब से ये खड़े हैं? ये आस्था का पर्व है। यहाँ आरोग्य देव सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। ये आप किस तरह मनाती, क्या क्या करती है पूरे दिन? ये 4 दिन का त्योहार है। पहला दिन है नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। व्रत रखते हैं हम लोग और जितना फल मीठा पकवान सब लेकर के आते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं और ये माना गया है कि सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी। तो लोक आस्था का महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं छठ महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन भी हो गया। तो आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व जिसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, अर्घ देने के साथ ही इस छठ पूजा का आज समापन हो गया। भोर से ही जो व्रती महिलाएं थी वो गंगा नदी में खड़ी होकर सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। छठ पूजा एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। ये त्योहार नहीं है, ये महापर्व है जिसको हम लोग बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। इसमें हम लोग अपने बच्चों की, अपने परिवार की शुभकामना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता छठी मैया से। उनसे अपना आंचल फैला के वरदान मांगते हैं कि हे माँ, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहे। यही हमारी कामना रहती है छठ पूजा पे। इसमें ये पर्व हमारा जैसे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, ये दर्शाता है कि सिर्फ अस्त ही नहीं होता है, यहाँ एक शुरुआत भी होती है। इसलिए हम दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। बहुत खुशी का पर्व है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए किया जाता है, पूरी फैमिली के लिए किया जाता है। हर साल छठ व्रत किया जाता है। हर साल माता बच्चों की पूरी फैमिली की रक्षा करती है, खुशियाँ ले आती है। इसी के लिए व्रत करते हैं। 3 दिन का निर्जला व्रत है, किया जाता है। माँ की बहुत श्रद्धा, ऐसे कोई नहीं रह पाएगा। माँ की महिमा की वजह से ही रह पाता है, व्रत करता है। बढ़िया मिर्जापुर में तो पता है 10 साल से हो रहा है, हम 10 साल से बाहर से आए हैं। और अब बात कर लेते हैं यूपी उपचुनाव की। तो उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उपचुनाव में विपक्ष के बड़े नेता एक साथ संयुक्त रैली करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के एक मंच पर बड़े दिग्गज चेहरे दिखाई देंगे। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी रैली होगी। अरविंद केजरीवाल और कई दलों के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन प्रचार प्रसार में अगले हफ्ते से जुटेगा। इस दौरान प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैलियां कराने की तैयारी है। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश देने की भी रणनीति बनाई गई है। तो यहां पर पूरे दमखम के साथ विपक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में उपचुनाव के रण में अखिलेश यादव के साथ समूचा विपक्ष भी नजर आएगा। इसमें विपक्ष के कई बड़े चेहरे, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या अरविंद केजरीवाल, ये सब एक साथ मिलकर एक मंच पर बीजेपी को
चुनौती देंगे। इस दौरान बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के एक ही मंच पर तमाम दिग्गज नजर आएंगे। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली होगी। साथ में अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी को ललकारेंगे। इंडिया गठबंधन प्रचार प्रसार में अगले हफ्ते से पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 को नतीजे आने हैं। ऐसे में जहां बीजेपी अपने सहयोगी आरएलडी के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब की बार चुनाव से दूरी जरूर बनाई है, लेकिन ऐलान किया है समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देने का। वहीं यूपी के रण को और ज्यादा रोचक बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि अब सवाल यही है कि किस तरह से पूरे दमखम के साथ कौन किसको किस सीट पर कितनी चुनौती देता है। तो यूपी उपचुनाव में विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति तैयार की है। विपक्ष के तमाम दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। बड़े नेता इस दौरान एक साथ दिखेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। ये सब एक मंच पर बीजेपी को चुनौती देंगे। एक साथ कई संयुक्त रैलियों की तैयारियां हैं। इंडिया गठबंधन प्रचार प्रसार में अगले हफ्ते से जुटेगा और प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैलियां कराने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से यूपी के अगर रण की बात करें, 9 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी आरएलडी के साथ चुनावी ताल ठोक रही है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है और संयुक्त रैलियों का भी कार्यक्रम तय कर दिया गया है। देखिए रिया, जिस तरह से उपचुनाव की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। और बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। यह मास्टर प्लान इसलिए भी तैयार किया गया है कि अगर 9 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा तो 27 के रण में कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा और 27 का रण जीतने में काफी आसानी होगी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 2 लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दिखी थी, अब एक मंच पर उपचुनाव के सीटों को जीतने के लिए प्रचार के दौरान फिर दिखेगी और इसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। और सूत्रों का बड़ा दावा है कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनावी हुकार भरेंगे। इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही संजय सिंह यानी कि यूपी प्रभारी आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक मास्टर प्लान तैयार किया है, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एयर बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि बिल्कुल आसिफ, अभी आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद से अगर बीजेपी को टक्कर देनी हो तो ये कितना बड़ा टक्कर हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर रिया बात करें लोकसभा चुनाव के परिणाम की, तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुट गई थी। ठीक उसी तरह अब यूपी के 9 सीटों पर भी जिस तरह से रणनीति बनी है, यह सभी नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। ऐसी रणनीति तैयार की गई है तो कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर एक बार से कई टक्कर झेलेगी। मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज से ही अपने चुनावी दौरे का आगाज भी शुरू कर दिया है। आज गाजियाबाद, उनरकी और मीरापुर में जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली होगी और एक दिन में 3 रैलियों को जिस तरह से यूपी सीएम संबोधित करेंगे, सुपर 30 यानी कि मंत्रियों की टीम जो है 9 सीटों पर पूरी तरह से जुटी हुई है। रात्रि विश्राम और रात में रुक कर चौपाल लगाने का सिलसिला बीजेपी की तरफ से चल रहा है। इससे कहा जा सकता है कि उपचुनाव की सीटों पर भी रोचक और
बड़ा मुकाबला हो लेकिन सकता है। आसिफ, जिस तरह से, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक तरह से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पूरा विपक्ष जो है एकजुटता का संदेश यहां पर देना चाह रहा है। यही वजह एक साथ रैली करने का, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेजा गया है, अखिलेश यादव तो है ही, लेकिन क्या ये जो पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हालांकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा, इंडिया अलायंस एकजुट था और प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन अब की बार उपचुनाव में जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान अपने हाथों में लिए हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है और बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब की बार उपचुनाव हारा जाए। देखिए रिया, बिल्कुल हो सकता है, रोचक मुकाबला होगा, भीषण मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तरह से एक्टिव है, किलेबंदी तोड़ने के लिए, दूसरे की पूरी तरह से परचम लहराने के लिए जिस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है, तो यह कहा जा सकता है कि चुनाव काफी भीषण होगा। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बड़ी टक्कर दी थी, बड़ा झटका दिया था, और वैसे उसका विपक्ष जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है, वोटों का बंटवारा न हो, इसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा और कौन से दिग्गज जो हैं प्रचार प्रसार में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर प्रज्ञा बात करें इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर, तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और इसके साथ ही जिस तरह से संजय सिंह की मुलाकात सपा प्रमुख से हुई, तो यह भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। और इसके अलावा जो नेता है, बड़े नेता है, वह भी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि अब जो घेराबंदी है काफी तेज हो चली है। आज ही एक पोस्टर सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगा, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कटाक्ष किया गया है, और यह कहा गया है बटेंगे तो 1200 का सिलेंडर मिलेगा और एकजुट रहेंगे तो 400 में सिलेंडर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो विपक्ष है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, बिल्कुल, यानी आसिफ, हालांकि जो असल लड़ाई है वो 20 नवंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले की अगर हम लड़ाई की बात करें तो इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ बीजेपी का कॉन्फिडेंस लो करने के लिए पूरी तरह से तैयार यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि कितना उसका असर देखने को मिलता है, क्या बीजेपी को जो चुनावी हुंकार बीजेपी भर रही है उसमें यहां पर ब्रेक लगता है, ये देखना अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो मथुरा से आ रही है। मथुरा वृंदावन रोड पर ई रिक्शा मोड़ने पर हादसा हो गया। रॉन्ग साइड में खड़ा ई रिक्शा अचानक से मोड़ा, तभी बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। आपको बता दें, मथुरा शहर में ई रिक्शा की लगातार हादसे का सबब बनते जा रहे हैं। ई रिक्शा को चालक कहीं पे भी मुड़ा देते हैं। वहीं वृंदावन रोड स्थित धोरेरा मार्ग पर एक बाइक सवार है, जिसने रिक्शा चालक की लापरवाही से हादसे का शिकार हो गया। वहीं हादसे के चश्मदीदों में से बताया गया कि इस मार्ग पर 2 ई रिक्शे गलत साइड में खड़े हुए थे, तभी सामने से एक बाइक सवार आता है और एक ई रिक्शा चालक अचानक से अपने ई रिक्शे को लेकर मोड़ देता है, जिस कारण बाइक सवार युवक की अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई जाती है और बाइक सवार घायल हो जाता है। बता दें कि बाइक सवार युवक के सर में गहरी चोट आई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और ई रिक्शा चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है। टमटम खड़ी थी 2, वही लड़का आ रहा था इधर से, एकदम से उसके टमटम एकदम से मोड़ी है, ऐसी डिवाइडर में उस लड़के का सर लगा। टमटम खड़ी थी, साइड में खड़ी थी, पहले साइड में खड़ी थी, अपने हाथ में मोड़ी है और इसके जो मोड़ी है ये जो करके, तो ये इसके साथ आजाद है इसका नाम, पूरन का नाती है, पूरन का
एक पकड़ लिया तो भाग गए, हमारे लोग गए तो दम। इसमें कितने थे जैसे एक्सीडेंट हुआ है? और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।